नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर के सीएम योगी ने एक बयान दिया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सीएम योगी ने कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राजनीति कर रही है, उन्हें देखकर तो गिरगिट भी शर्मा गया होगा। आपको बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। दे रहा है कितना भव्य मंदिर। इनकी पीड़ा तो यह थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। साफ तौर पर आप सुन रहे थे किस तरीके से सीएम योगी हमला बोल रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर लगातार एक के बाद एक तीखा प्रहार सरकार पर देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, उसी को लेकर के सीएम योगी लगातार ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इस मामले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक ये आज दिखाई भी दे रहा है। आपको बता दें कि आज एक सौगात दी है शिक्षकों को सीएम योगी ने। कैशलेस सुविधा आज से इस योजना का शुभारंभ हुआ है और एसबीआई और सरकार के साथ एक एमओयू साइन हुआ, जिसके बाद आज से करीब 12 लाख के जो करीब से शिक्षक हैं, उनको ये सौगात मिलने जा रही है। उनको और उनके परिजनों को ये सौगात मिलेगी, जिससे कैशलेस इलाज 5 लाख तक का उनका हो सकेगा और इसमें शिक्षा मित्र भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो 12 लाख के करीब शिक्षक हैं, जो उसमें संविदा भी कर्मचारी भी शामिल हैं, तो ऐसे में इन शिक्षकों के लिए एक बड़ी सौगात है जिसका सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। और उसी मौके पर जो वहां पर मंत्री थी गुलाब देवी, उन्होंने बोला है कि सीएम योगी चढ़ावा चोरियों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं होगी। ऐसी कार्रवाई होगी जिसे देख करके विपक्षी नहीं, पूरा का पूरा देश ये समझेगा या जानेगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, जो राम मंदिर जैसे जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था का जिससे जुड़ाव है, वहां पर इस तरीके की जो चोरी की घटना हुई है, वहां पर ऐसे आरोपियों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है सीएम योगी। और उसी के तहत कार्रवाई भी होती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम जितेंद्र के पास चलते हैं। बस्ती जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, खबरों की बात की दो बड़ी खबरें, लेकिन पहली खबर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती भी एक उनका संभावित दौरा है। 10 तारीख को होना था। वैसे ये दौरा जो है 6 तारीख को होना था, लेकिन किसी कारण बस जो है दौरा हो नहीं पाया। लेकिन आने वाली जो 10 तारीख यानी विद इन 2 डेज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होना, क्योंकि शायद सूत्रों की माने तो यह भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती और सिद्धार्थनगर यानी दोनों जनपदों में उनका दौरा होगा उस दिन। फिलहाल बस्ती में जो दौरा है वो यहाँ पे एक 200 बच्चों का एक विद्यालय है, उसका वो शिलान्यास करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो है सीएम योगी जो है सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो गया। संभवतः शायद हो सकता है गोरखपुर भी अपने गृह जनपद भी जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारी को लेकर जिला प्रशासन जिस तरीके से सूबे के मुखिया है, तो तैयारी को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है। वहाँ तैयारियां की जा रही है, जो कि बस्ती शहर से बस्ती सिटी से बातचीत लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन तैयारियां पूरी जोरों शोरों में है। तो उसको दिया जा रहा है खंड। जितेंद्र, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि लगातार एक के बाद एक सीएम योगी का दौरा प्रस्तावित है। हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार सीएम योगी हर जिलों का लगभग दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। चित्रकूट में भी होंगे, वाराणसी में थे ही, और सबसे बड़ी बात है प्रतापगढ़ सुल्तानपुर का भी उन्होंने दौरा किया था। लगातार एक के बाद एक 2027 के चुनाव से पहले सीएम योगी के ये दौरे, और जो सबसे बड़ी बात है कि जिलों को सौगात मिल रही है। तो क्या बस्ती को भी कोई सौगात मिलने वाली है, कोई जानकारी कि जिससे सीएम योगी एक बड़ी सौगात बस्ती जिले को देने वाले हों?
देखिए गंडा जिस तरीके से जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर बस्ती दौरा रहा हो तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है बस्ती में जैसे पिछली बार बस्ती में जब सीएम योगी का आगमन हुआ था यहाँ पे तो उन्होंने जिस तरीके से एक विद्यालय जो है खोला जा रहा था क्योंकि अक्सर देखा है कि बस्ती में जो सौगात अक्सर जो मिली है सीएम योगी द्वारा वो विद्यालय को लेकर ज्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर जो क्योंकि बस्ती जनपद जो है एक मंडल भले ही है लेकिन कहीं ना कहीं छोटा जनपद है यहाँ से लोगों को पढ़ाई करने के लिए दिल्ली या मुंबई या लखनऊ या बैंगलोर या जैसे कई जैसे राज्य है वहां जाना पड़ता है लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें वो सुविधाएं बस्ती में लोगों को मिले यहाँ के जो युवा है जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े ऐसे लगातार योजनाएं और कहने के इसे शिलान्यास रखने का काम भी किया जैसे कुछ दिन पहले भी सीएम योगी ने एक नई स्कूल के कार्यक्रम में आए थे उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये भी हुआ था कि जो बीएड है बीपीएड है उन सबको लेके उन्होंने एक कहीं ना कहीं नर्सिंग कोर्स है उसको लेके एक विद्यालय था एक कॉलेज था जिसकी स्थापना में दिवस में वो पहुंचे थे तो स्वाभाविक बात है सीएम योगी जब भी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता के लिए लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक लाभदायक और सुविधाजनक कुछ ना कुछ करते हुए नजर आते हैं अखंड। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, उम्मीद है कि बस्ती को भी एक अलग से सौगात मिलेगी और कहीं ना कहीं लगातार सीएम योगी जा रहे हैं, कई सारी सौगात उन जिलों को दे रहे हैं, तो ऐसे में बस्ती में भी अपेक्षा की जा रही है कि सीएम योगी का जो प्रस्तावित दौरा है उसमें सीएम योगी बस्ती के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बिल्कुल दूसरी खबर पे भी खिलाफ होता देखिए एक मामला बस्ती जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र का क्योंकि इस तरह जिस तरह देखा जा रहा है कि लोग लगातार ट्रेंडिंग होते लोग सोशल मीडिया पे कई वीडियोस डालते हुए नजर आए ऐसा एक मामला दुबौलिया का आया हुआ है जहाँ पे एक विकलांग व्यक्ति जो अपने पैरों से चल नहीं सकता वो बाजार का एक वीडियो डालता है जहाँ पे काफी भीड़ भाड़ थी उसको डालने के बाद में जो वहाँ के एक युवा था शायद उनको पसंद नहीं आया और उसने उस विकलांग व्यक्ति को थप्पड़ों से बौछार की कई बार लात घूसों से भी मारा। फिलहाल जो पीड़ित है उसने थाने में तहरीर दी है आगे पुलिस उसमें क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा लेकिन एक विकलांग व्यक्ति को लगातार थप्पड़ों से मारना और आसपास के लोगों ने जब विरोध किया तो कहीं ना कहीं विरोध को भी उसने नहीं समझा और लगातार उसको मारता रहा अखंड। हाँ बिल्कुल, बड़ी गंभीर बात है और ऐसे में इस तरीके के मामले में पुलिस की अभी तक कार्रवाई अगर नहीं हुई है, करीब इसमें क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल ऐसे मामलों में अगर इस तरीके का दुस्साहस किसी ने किया है, इस तरीके का गलत काम किया है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ, दिव्यांगजन के साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसको लेकर के पुलिस का क्या रवैया है इस पर जरूर खबर कीजिएगा और क्या किस तरीके की कार्रवाई की गई है जरूर अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र। जुम्मन हमारे साथ बने हुए हैं, जुम्मन कुरैशी कासगंज से, कौन सी खबर है जुम्मन? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कासगंज जनपद की आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक बारात आई थी बुलंदशहर के कस्बा पहाड़ू से झुल्ला कोतवाली क्षेत्र के बिल्लाओं कस्बे में। बारात जब वापस होकर लौट रही थी तभी अचानक से बस जो है अनियंत्रित होकर जो है सड़क किनारे खेत में जा पलटी और इस हादसे में जो है 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के दौरान बारातियों में चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य बचाव करते हुए सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने 4 बारातियों की हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया है। और वहीं जो बस का कंडक्टर और जो ड्राइवर था वो मौके से बस छोड़कर फरार हो गए और पुलिस पूरे जो है दुर्घटना की मामले की जांच कर रही है। जी अखंड, ये हादसा कैसे हुआ जुम्मन? क्या कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही है किस तरीके से ये हादसा हुआ? जी अखंड, देखिए आपको बता दूं हादसे के कारण अब तक ये निकलकर सामने आया है कि जो सड़क थी वो बारिश होने की वजह से सड़क काफी टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी और जो बस का चालक था उसको अंदाजा नहीं हुआ। इसी कारण बताया कि बस जो है सड़क के किनारे जो है फिसल गई और जो बराबर में के जो खाई थी जो खेत उसमें जाकर जो है गिर गई और एक बड़ा हादसा हो गया। और बताया जा रहा है कि इसमें 9 लोग घायल हुए हैं। गनीमत रही कि इसमें किसी की कोई जान नहीं गई और जो 9 लोग घायल हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुम्मन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरसात का मौसम है और ऐसे में अगर सड़कें खराब होंगी और अंदाजा नहीं लग पाएगा तो इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। अगर जो जानकारी निकल करके आई है, जो बताया है जुम्मन कुरैशी ने, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि अगर सड़क खराब थी उसकी वजह से भी। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है? देखिए अखंड, हमारे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो है अगर बात करें आज बनारस से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा परिषद के जितने भी टीचर हैं उनके लिए करोड़ों की सौगात दी है। और सबसे बड़ी सौगात में अगर मैं बात करूं तो कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था है और ऐसे तमाम सारी योजनाओं का आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां से अनाउंस किया है। और ऐसी तमाम शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद, अभी अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश सरकार में
कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पे पहुंचकर स्कूल चलो अभियान का और कैशलेस चिकित्सा का जो है शुभारंभ किया और तमाम सारे शिक्षकों को उन्होंने जो चेक है और जो SBI बैंक की तरफ से जो उनकी तरफ से किया जा रहा है वो, और पीछे भी आप देख सकते हैं स्टेज पे जिस तरीके से अभी जो है BSA राहुल कुमार बेसिक शिक्षा परिषद के जो है अधिकारी हैं, और अगर बात करें तो और भी तमाम सारे अधिकारी जिनको सम्मानित किया जा रहा है। ये लगातार पूरे अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आज ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के द्वारा वहां से उद्बोधन में चालू किया गया। जी बिल्कुल सही बात है इंद्रवीर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात करीब 12 लाख शिक्षकों को है, जिसमें परमानेंट शिक्षक भी हैं, संविदा पे भी है, शिक्षा मित्र भी हैं, बहुत अनुदेशक भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है, कैशलेस इलाज मिलेगा उनको, उनके परिवार वालों को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा, जो उन पर आश्रित है उन सभी को मिलेगा। एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और पिछली बार कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस के मौके पर इस चीज का ऐलान हुआ था, लेकिन आधिकारिक शुभारंभ आज हुआ है। सीएम योगी ने वाराणसी में कहीं ना कहीं जो SBI और सरकार के बीच में MOU साइन हुआ है, वहां पर भी 12 लोगों को कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया था। यहाँ पर क्या कुछ शिक्षकों की संख्या है जिनको सम्मानित किया जा रहा है रवि? देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बात करने की कोशिश करूंगा। BSA जो यहाँ के अधिकारी हैं वो पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा। कि मैं एक बार बात करूं कि जो MOU साइन हुआ है उससे और क्या डिटेल दी जाएगी। मैं एक बार बात लगा लीजिएगा। मैं बात करके कोशिश करूंगा। हमारे साथ BSA, मैं जानूंगा कि जो आपने सवाल पूछा, एक बार सवाल प्लीज अपना रिपीट करिए। सर, जिस तरीके से आज MOU साइन हुआ है SBI और सरकार की तरफ से, 12 लाख के करीब शिक्षक हैं, तो इसमें एक चीज ये जानना चाहेंगे कि इसमें अनुदेशक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, परमानेंट शिक्षक भी हैं, क्या रसोइयों को भी इसमें शामिल किया गया इस कैशलेस इलाज में? बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी कार्मिक हैं सभी के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है हमारे ACS सर के द्वारा साइन हुआ है, उसमें सभी लोग इससे आच्छादित। अच्छा, एक ये भी बताइए, क्योंकि आज कुछ लोगों को सम्मानित किया गया था, सीएम योगी ने वाराणसी में कुछ शिक्षकों को सम्मानित किया गया, रायबरेली में भी इस तरीके की कुछ व्यवस्था की गई जो कुछ शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया गया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा में संदेशक, रसोइया सभी को जो है ये सम्मान भी दिया गया है, प्लस आयुष्मान कार्ड भी उसको प्रदान किया गया। एक और सवाल है, DBT के तहत जो बच्चे हैं उनके यूनिफॉर्म के लिए, जूते मोजों के लिए उनके अभिभावकों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है 1200 रुपए। कितने ऐसे अभिभावक हैं रायबरेली में जिनके अकाउंट में इस तरीके की व्यवस्था से 1200 रुपए की जो धनराशि वो डायरेक्ट ट्रांसफर की गई? आज रायबरेली में लगभग 1,79,000 अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से धनराशि अंतरित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है, क्योंकि कैशलेस इलाज एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हर शिक्षक ये चाहता था कि इलाज के रूप में एक बड़ा खर्चा होता था, लेकिन सरकार की ये सुविधा उन तमाम शिक्षकों, उनके आश्रितों के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी और उन परिवारों के लिए एक बड़ी बात होगी, बड़ी सौगात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इंद्रवीर, हमारे साथ आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जिस तरीके की सौगात है उत्तर प्रदेश सरकार की, अपने आप में बताती है कि शिक्षकों को लेकर के कितनी ज्यादा चिंतित है सरकार, और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर के। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षकों का आरोप होता है कि बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी उनको तो सुविधा मिलती है, हमें नहीं मिलती, लेकिन सरकार ने इसको सुना, सीएम योगी ने सुना और शिक्षक दिवस के मौके पर उन्होंने इसका ऐलान किया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे साथ रायबरेली में अधिकारी BSA जो जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से तमाम लोगों को, चाहे इसमें शिक्षा मित्रों, शिक्षक हो, अनुदेशक हो, रसोइयों हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसके साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उन तमाम 1,79,000 अभिभावकों के पास वो पैसा भी गया है, जिससे वो अपने बच्चों की यूनिफॉर्म, जूते मोजे भी खरीद सकते हैं। हमारे साथ और अन्य हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आदर्श के पास चलते हैं। हरदोई आदर्श, कौन सी खबर है हरदोई से आपकी? देखिए अखंड, आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद के जिला परिवहन कार्यालय में फिर दूसरी बार खड़े हैं और यहाँ पर अभी जो 1 जनवरी की खबर मैंने लगाई थी, यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक पानी
हमने यहाँ से प्रमुखता से दिया था और उस समय राहुल सर एंकरिंग कर रहे थे और उसके बाद में यहाँ पर उसको प्रमुखता से इस सर को दिखाया था। यहाँ पानी को लेकर यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और वो टंकी यहाँ पर तोड़ दी गई थी। तोड़ने के बाद से आज IBC 24 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका आशा भी दिखलाई दिया। जब कल यहाँ पर खबर बनाने आए थे जो बस यूनियन ऑपरेटर को लेकर, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने IBC 24 का शुक्रिया अदा किया, आभार व्यक्त किया कि बोले IBC 24 की खबर चलने के बाद में ये नल भी सही कराया। आप हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जाने के बाद ये नल लग चुके हैं। देखिए सभी नलों में पानी आ रहा है। ये ठंडा पानी आ रहा है, इसमें ठंडा पानी आ रहा है। तो यहाँ पर हजारों उपभोक्ता आते हैं अपना जिला परिवहन में कार्य कराने के लिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की भीड़ लगी हुई है और ये है बेहद गर्मी में यहाँ पर पानी को तरसते थे, लेकिन जब IBC 24 अधिकारी लोग सक्षम आए और तुरंत इसको सही करवाया गया। और हम और एक जनवरी को खबर चली थी, 28 फरवरी को हमारा एक्सीडेंट हो गया था। 28 फरवरी के बाद जब मैं ठीक होकर आया तो कल यहाँ पर लोगों ने शुक्रिया अदा किया, IBC 24 का आभार व्यक्त किया कि आदर्श जी आपने जो खबर दिलाई हमको, आप IBC 24 की तरफ से यहाँ पर जो पानी नहीं मिल रहा है, पानी को मिल रहा है और ठंडा पानी मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की गई। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए जो भी लोग वहां पर आते थे, RTO कार्यालय में आते थे अपने काम के लिए, चाहे लाइसेंस के लिए, जो भी वजह हो, उनको एक बेसिक बुनियादी चीज नहीं मिलती थी, अपने आप में बड़ी बात है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं हमारी खबर दिखाने के बाद प्रमुखता के साथ वहां पर उस जो व्यवस्था को, जो अव्यवस्था में तब्दील थी, वहां पर व्यवस्था कर दी गई है। तमाम जो लोग वहां पर आते हैं, आगंतुक आते हैं, उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था है कि पानी के लिए कम से कम उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। और साफ तौर पर एक बड़ी राहत है उन तमाम लोगों के लिए जो आते हैं RTO विभाग में किसी जरूरी काम से। उनके पास अगर बुनियादी चीज, क्योंकि इस गर्मी में पानी ही एकमात्र सहारा होता है, अगर वो भी वहां पर उपलब्ध नहीं है तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरीके से हमने प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई थी, आदर्श ने दिखाया था, तो कहीं ना कहीं उसका असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और तमाम जो आगंतुक है उनको पानी के लिए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी बात है आदर्श की, इस तरीके से वहां पर अब व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि कई बार व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन इस तरीके से व्यवस्था होती है कि बहुत ज्यादा दिन तक उसका असर नहीं रहता, फिर से चीजें अव्यवस्थित हो जाती, खराब हो जाती है। देखिए अगर हम अवस्था की बात करें तो यहाँ पर अभी नल तो ठीक लगा हुआ है, क्योंकि इसकी खबर भी चलाई थी मैंने और राहुल सर इसमें एंकरिंग कर रहे थे। और यहाँ पर जो RI थे, RI भी लाइव में आए थे, उन्होंने एक आश्वासन दिया कि इसको नल को हम जल्दी से करा देंगे। उसके बाद तो हमारा खैर एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं कल यहाँ पर आया तो यहाँ के जो उपभोक्ता, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया कि आदर्श जी आपने जैसे खबर दिखलाई थी हमको यहाँ ठंडा पानी मिल रहा है और अवस्थाओं की बात है, यहाँ पर सभी व्यवस्था ठीक है। एक बार फिर हम टंकी को दिखलाना चाहेंगे इस पानी को लेकर। देखिए खबर दिखलाने के बाद में ये देखिए ये पानी चल रहा है, देखिए हमारा ये नल चल रहा है और ये भी चालू है, दोनों में ठंडे पानी आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उपभोक्ताओं की, कि अब कहीं इनको बाहर नहीं जाना पड़ता। अभी क्या था, जब नल खराब पड़ा था तो उपभोक्ता यहाँ से पानी लेने के लिए कंपाउंड के बाहर जाते थे, वहां से पानी पीते थे। लेकिन अब जब IBC 24 ने इस खबर को दिखलाया था और IBC खबर के चलने के बाद में अधिकारी चेते और उसको सही करवाया। अब यहाँ पर जो भी उपभोक्ता आते हैं IBC 24 का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आदर्श गुप्ता आपने जिस तरह से खबर दिखलाई हमको पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, हमारा काम ही है जनता से जुड़ी हुई हर खबर को, जो बुनियादी खबर होगी वो हम जरूर दिखाएंगे, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती होगी जनता को, उनको परेशान करती होगी, उनकी समस्या की बात होगी। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर उस हर खबर को दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करती होगी। फिलहाल इस खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श। हमारे दर्शकों को जरूर मिला। अच्छा जी, कल हम फिर इसी RTO ऑफिस में आएंगे। कल यहाँ की एक समस्या है जो यहाँ हमको बतलाई गई है, यहाँ जो रोड है उस रोड पे पानी भरा हुआ है, जबकि पानी बरस रहा है और यहाँ आने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल लाइव लेकर हम उसको बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, जो भी इस तरीके की जो भी खबरें होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जल भराव की वजह से कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार गाड़ियां फंस जाती हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या आई है, इसको लेकर के जरूर अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 2 मिनट का समय हो तो हम उस खबर को दिखला दें आपको। आप तो फिर स्टोरी फाइल कीजिए आदर्श, स्टोरी कर लीजिए, हमारे तमाम और सहयोगी भी हैं, ठीक है, आप स्टोरी करिए। सरफराज के पास चलते हैं। बहराइच सरफराज, कौन सी खबर है?
जी अखंड जी, आपको बता दें कुछ दिन पहले जो हम लोग ने खबर चलाई थी कि स्वास्थ्य विभाग को लेके कि सीएमओ जाग ले रहे हैं, तो उस खबर का भी बहराइच में भी असर हुआ है बीसी का, और सीएमओ की आंखें खुल गई हैं और ताबड़तोड़ बहराइच में पूरे जिले में कार्रवाई स्टार्ट हो गई है और कई नर्सिंग होम पैथोलॉजी भी सील कर दिए गए और कई लोगों को नोटिस भी दी गई है। तो इस पे स्वास्थ्य विभाग का बहुत ही अच्छा काम हुआ है और दिन पे दिन लगातार यहाँ से लेके मतलब नेपाल बॉर्डर तक भी बीच में मेडिकल स्टोर वगैरह है और भी डायग्नोस्टिक है, फर्जी तरीके झोला छाप जो डॉक्टर बैठते हैं गांव में और कुछ जगह जो छापे पड़ेंगे वहाँ पे आप मान के चलिए 2025 से 26 की दवा भी उपलब्ध हुई जो इंजेक्शन आते हैं, वो सभी वो लोग यूज कर रहे थे। तो यहाँ के सीएमओ अब एक्शन में आ चुके हैं। अब और देखते हैं आगे कि आखिर जो हॉस्पिटल सील हुए हैं तो क्या उनका बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल खुलेगा या फिर वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद खुलेगा। जी बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि देखिए खबर तो हम दिखाएंगे ही, जनता से जुड़ी हुई हर खबर दिखाएंगे, पर सीएमओ की आंखें क्या खबर चलने के बाद ही खुलेंगी क्या? क्या उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उनको नहीं दिखता है क्या? उनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनके पास कोई सूत्र नहीं है जो उनको बता सके कि इस तरीके से अवैध गतिविधियों वाले अस्पताल चल रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से रायबरेली में एक 10 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई इसी तरीके के अस्पताल की लापरवाही की वजह से। तो आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। लोग अगर इसी तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे, लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए जाएंगे और वहां से वो मौत के मुंह में चले जाएंगे, तो आखिरकार इन अस्पतालों की जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर है। क्या खबर चलने के बाद ही आप एक्शन लेंगे? जी आप सही कह रहे हैं कि जैसे कुछ बाबुओं से भी बात किया गया, सूत्रों के हिसाब से जो मुझे पता लगा, तो उनका ये कहना है कि जब मतलब मीडिया खबर चलाती तो हम लोग को पता चलता है या कोई फिर नेता मंत्री या कोई निर्दलीय लोग जो शिकायत नोटिस भेजते हैं कि इनके वहाँ नर्सिंग होम में इस तरीके से ऐसे मानवाधिकार के आधार पर चल रहा है, तो ये लोग की आंखें खुलती है। पर स्वास्थ्य विभाग खुद नहीं देखना चाहता है कि कहाँ पे अवैध है या कहाँ नहीं है, जबकि इनके पास आप मान के चलिए इनके पास पोर्टल पे लिस्ट होती है कि कौन सा कितना हॉस्पिटल संचालित रूप से चल रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, इनको पूरी जानकारी होती है। लेकिन जब तक कोई शिकायत नहीं करता है या जब तक कोई मरीज एक्सपायर नहीं होता है या कोई आग वाग का कोई भी कांड नहीं होता है, तब तक स्वास्थ्य विभाग नहीं जागता है। जी बिल्कुल यही कारण है कि अगर स्वास्थ्य विभाग समय रहते जाग जाएगा तो लोगों की जिंदगियां खत्म नहीं होंगी, उनकी आंखें नहीं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए नहीं सो जाएंगे। अगर वो समय रहते जाग जाएंगे तो शायद लोगों की जिंदगियां बच जाए, उनकी आंखें खुली रह जाए। नहीं तो अगर इसी तरीके से लेट में स्वास्थ्य विभाग अगर जागेगा तो लोगों की आंखें परमानेंट बंद हो जाएंगी। तमाम इस तरीके की तस्वीरें, उस तरह की खबरें आती हैं। फिलहाल इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा सरफराज, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभिषेक के पास चलते हैं, भदोही। अभिषेक, कौन सी खबर है भदोही से आज? जी अखंड, अगर हम भदोही की बात करें तो भदोही में जो बाहुबली नेता विजय मिश्रा कहे जाते थे, आज वह सलाखों के पीछे हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके दामाद मुकेश तिवारी पर एक बड़ा भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है, जो मुंबई में एक दाल मिल की जो है कि फैक्ट्री थी, उस पर भदोही पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, उसको कुर्क किया गया है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो कीमत है 125 करोड़ आकी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं विजय मिश्रा के गुर्गों पर एक बड़ी कार्रवाई है। विजय मिश्रा के गुर्गों में अगर बात की जाए तो उनके जितने भी रिश्तेदार थे, जैसे कि उनके दामाद मुकेश तिवारी पर एक गंभीर आरोप भी लगते आ रहे थे कि जो भी विजय मिश्रा के काले धन थे उसको कहीं ना कहीं सफेदपोश करने में मुकेश तिवारी का एक बड़ा हाथ देखने को मिलता था। उसी पर भदोही पुलिस की कई दिनों से निगाहें थी और कल जो है कि भदोही पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी प्रेषित की कि मुकेश तिवारी जो विजय मिश्रा का दामाद है, उसकी जो 125 करोड़ की संपत्ति मुंबई में है, जो दाल मिल जो है कि है, वो उसको कुर्क कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं भदोही पुलिस के लिए एक बड़ी कार्रवाई है और खास तौर से बाहुबली कहे जाने वाले विजय मिश्रा पर एक तगड़ा झटका है। अभिषेक, लगातार एक के बाद विजय मिश्रा और उनसे संबंधित लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि जिस तरीके से दाल मिल को वहां पर अटैच किया गया, 125 करोड़ की संपत्ति, कहीं ना कहीं पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, तो अपने आप में बड़ा मामला है। क्या विजय मिश्रा या उनसे जुड़े हुए लोगों का इसको लेकर के कोई बयान सामने आया है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी अभी आधिकारिक पुष्टि तो उनके
जो भी लोग हैं उनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल जो भदोही पुलिस आधिकारिक तौर पर बयान दी है उससे कहीं न कहीं यह जरूर आंका जा रहा है कि विजय मिश्रा पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे कहीं न कहीं उन पर एक बड़ा जो है कि बड़ा दांव खेली गई है, जिससे कि कहीं न कहीं जो भी व्यवसाय में जुड़े हुए लोग थे उस पर कहीं न कहीं बड़ी अंकुश लगाई जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, बड़ी कार्रवाई है और लगातार एक के बाद एक जो उनका आपराधिक इतिहास रहा या उनसे जुड़े हुए लोग रहे या फिर एक नेटवर्क की बात की जाए तो लगातार पुलिस का डंडा उस नेटवर्क पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी अगर कहें, जो पुलिस की अगर भाषा में कहें तो अवैध तरीके से जो कमाई हुई संपत्ति थी उस पर कहीं ना कहीं अब डंडा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी सिंह बने हुए सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी खबर सुल्तानपुर से आज? सुल्तानपुर जनपद में आपको दर्शकों को पता ही, कल ही योगी आदित्यनाथ जी का दौरा हुआ था जनसभाएं की और 819 करोड़ की सौगात सुल्तानपुर जनपद के लिए दिए। लेकिन वहीं पर जिला सूचना अधिकारी धीरेन्द्र यादव एक दिन पहले से ही विवादों के घेरे में आ गए हैं। काफी पत्रकारों में रोष है, काफी संपादकों का रोष है। जो प्रेस कार्ड जारी किया जाता है जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से, इनके माध्यम से जो सूचना का ग्रुप बना हुआ है उसमें 5 तारीख का ये लेटर जारी करते हैं कि 5 तारीख को शाम 5 बजे तक विज्ञप्ति जारी करते हैं कि 5 बजे तक आप आधार कार्ड और एथॉरिटी लेटर और आप आईडी कार्ड की फोटो कॉपी करवा करके जीरोक्स कॉपी लाके सूचना अधिकारी के यहाँ जमा करें एक एप्लीकेशन के साथ, तो आपका प्रेस कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन उसमें बिग पॉइंट ये होता है कि ये 5 तारीख की डेट डाल के लेटर इशू करते हैं और सूचना अधिकारी का जो ग्रुप बना होता है पत्रकारों का, संपादकों का, वो 6 तारीख को जारी होता है 8:57 पे। तो अगर कोई ऐसा तो है नहीं कि पिछले ही डेट में जान लेगा कि जमा करना है। लेटर 5 तारीख का जारी होता है और ग्रुप में 6 तारीख को डाला जाता है। तो 6 तारीख को जितने भी पत्रकार बंधु हैं, कुछ लोग तो पहले से दे देते हैं, जो जानते थे, जो पुराने पत्रकार थे फोन से बात करके। लेकिन और जो पत्रकारों का प्रेस कार्ड जारी होना होता है वो 6 तारीख को पहुंचते हैं। कोई 10 बजे पहुंचता है, कोई 11 बजे पहुंचता है, कोई 12 बजे पहुंचता है, कोई 1 बजे पहुंचता है। ऐसे दोपहर तक सब अपना जमा करते हैं। लेकिन शाम 8 बजे तक सूचना अधिकारी का ये आता है कि प्रेस कार्ड में साइन हो रही है, आप लोग साइन होने के बाद उपरांत आके ले लीजिए। सभी पत्रकार बंधु, संपादक बंधु आके इकट्ठा होते हैं सूचना अधिकारी के यहाँ। सूचना अधिकारी के यहाँ इकट्ठा होते हैं, लगभग 1.5 घंटे तक बैठे रहते हैं। उसके 1.5 घंटे बाद 9:40 पे इनकी सूचना जारी होती है कि प्रेस कार्ड में अभी साइन नहीं हुई है, आप जो है दूसरे दिन आके ले लीजिए। और जैसे सब लोग पत्रकार बंधु घर पहुंचते हैं, वैसे 10:05 पे इनके पास फिर मैसेज आता है कि प्रेस कार्ड में साइन हो गई है, पत्रकार बंधु आके अपना जो है प्रेस कार्ड ले जाएं। तो कुछ लोग तो अपना प्रेस कार्ड आके ले जाते हैं, कुछ लोग सुबह आते हैं। तो सुबह जब आते हैं तो काफी निराशा महसूस होती है। लगभग 50 पत्रकार घोर निराशा होती है। उनका सूचना अधिकारी का यह कहना होता है कि हमारे पास लिमिटेड पास थे, जो पास थे हमने बना दिया। तो सूचना जो जारी की थी उस पर सवाल जवाब किया जाता है तो वो कहे कि हमारे पास काम बहुत है। मानिए मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था और उसके पहले एक दिन पहले मनोज पांडे का आगमन हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि किसी अधिकारी का आना जाना, मुख्यमंत्री का आना जाना, प्रेस कार्ड अनिवार्य रूप से पत्रकार इसीलिए होता है कवर करने के लिए। अगर नहीं जारी किया जाता, सूचना एक दिन बाद दी जाती है, उसके बाद पत्रकार में रोष होता है और ये रोष बढ़ता चला जा रहा है। अभी परसों भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। क्या वजह बस इतनी सी है कि काम का लोड है, काम का लोड इसलिए नहीं कर पा रहे, हम आपको नहीं दे पाएंगे, समय नहीं हमारे पास। कुछ चहेते पत्रकार को लेकर इनके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि कुछ चहेते पत्रकार, बड़े बैनर के पत्रकार, बड़े टीवी चैनल के पत्रकार, उनको ये स्पेशली बुला के प्रेस कार्ड पहले जारी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सभी पत्रकार एक जैसे होते हैं, सबको धूप छांव, गर्मी बरसात सबको झेलना पड़ता है, सबके पास समस्याएं हैं। सब पत्रकार फील्ड में निकलता है, खबरें देता है, धमकियां मिलती हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं। क्या बड़े पत्रकार के ऊपर ही लिखे जाते हैं? बड़े पत्रकार तो नहीं लिखते, छोटे ही पत्रकार जो छोटे तबके के हैं, छोटे पेपर वाले हैं, वही ही खबरें को उछालते हैं। और उन्हीं के साथ सुल्तानपुर जनपद के जिला सूचना अधिकारी
के द्वारा अभी पिछले ही उसमें कुमार हर्ष जिला अधिकारी आए थे, तभी भी इनके ऊपर विवाद आया था कि कुछ पत्रकारों को इन्हें स्पेशल सूचना दे करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाई। जब उस समय भी माहौल गर्म हुआ, तब ये जिलाधिकारी तक सूचना गई, उनको ज्ञापन दिया गया, तो पुनः ये फिर बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। लेकिन कुछ लोग उसमें नाराजगी से नहीं पहुंचे, कुछ लोग पहुंचे। तो पिछले 2021 से जनपद में बने हुए हैं। पत्रकार और संपादक का ये कहना है कि इनको इतने दिन से जमे रहने से, और इनका एक विभाग का और चार्ज है, जो बच्चे टूर वगैरह के जाते हैं उसका भी चार्ज है। तो ये जनपद में इतने दिनों से बने हुए हैं। सरकार की नीति, जो सुप्रीम कोर्ट का नीति है कि एक जनपद में एक अधिकारी जो है 3 साल तक ही रहे, और ये लगभग 6वां साल इनका 6वां साल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, हम ट्रांसफर हो उनका या ना हो, वो शासन और सुप्रीम कोर्ट का सापेक्ष है, लेकिन पत्रकारों के साथ ये दुर्भाव व्यवहार जो किया जा रहा है सुल्तानपुर जनपद में, ये सवाल। अब बिल्कुल इसको लेकर के जिलाधिकारी से बात कीजिएगा, पूछिएगा कि आखिरकार ये दोहरा चरित्र क्यों इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन पत्रकारों को परेशान किया जाता है जो सूचना देने का काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आगे जाएगी ही नहीं तो काम कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि झांसी के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी दीप नारायण सिंह यादव के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि उनके पैतृक आवास, उनके रिश्तेदारों के साथ साथ लखनऊ में भी उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है और सुबह ही कार्रवाई शुरू हुई है और लखनऊ में भी उनके जो फ्लैट है वहां पर छापेमारी की जा रही है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, उनके ऊपर जो संपत्ति है उससे जुड़े मामलों की जांच हो रही है, बैंक रिकॉर्ड है उसको खंगालने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो उनका आपराधिक रिकॉर्ड है उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। परिजनों को अंदर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जो भी अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस बार भी झांसी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही है। एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में एक बिल्डिंग में आग लगी थी और उस बिल्डिंग में आग लगने के बाद 15 बच्चों की जान चली गई थी। उसको लेकर के आज फैसला आना है। एलडीए की जो विहित प्राधिकारी अदालत है वो आज फैसला सुनाएगी। कल ही इस पर फैसला आना था, लेकिन जो बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनकी तरफ से 1 दिन की मोहलत मांगी गई थी और जिसके बाद 1 दिन का समय दिया गया है। आज लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा कि बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी या फिर छोड़ दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेजिडेंशियल इलाके में लगातार कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बिल्डिंगों को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सील किया था, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि धीरे धीरे वो जो सीलिंग की कार्रवाई हुई थी उसे समाप्त किया जा रहा है और फिर से वापस उनको खोला जा रहा है। तो सवाल ये भी है कि अगर कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद उनसे किसी तरीके का एफिडेविट या कोई कागज लेकर के फिर से उनको सीलिंग से छोड़ दिया जा रहा है, तो क्या आगे किसी घटना या दोबारा ऐसी घटना हो जाए तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि पहले भी 2016 में इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश आया था, लेकिन 2 ही महीने में मामला पलट गया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल में कन्वर्ट हुई और उसका ये नतीजा रहा कि 15 बच्चों की जान चली गई। आज भी उसके बाद लगातार एलडीए की कार्रवाइयां हुई, जगह जगह हमने देखा। ये ऐसा नहीं केवल लखनऊ में ही, हर जनपद में हमने देखा कि किस तरीके से वहां के जो अधिकारी थे वो एकदम मुस्तैद नजर आ रहे थे। हर एक ऐसी कोचिंग संस्थान, चाहे नर्सिंग हॉस्पिटल्स हो या छोटे मोटे कोई भी नर्सिंग होम्स हो या हॉस्पिटल्स हो जो बेसमेंट में संचालित हो रहे थे, उन पर कार्रवाई कर रहे थे। जहां पर अग्निशमन यंत्र नहीं लगे थे वहां पर कार्रवाइयां हो रही थी। जो मानक के विपरीत बिल्डिंग बनी हुई थी वहां पर कार्रवाइयां हो रही थी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 50 से ज्यादा बिल्डिंगों को वापस फिर से खोल दिया गया है अकेले लखनऊ में ही, जिनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद एक बार फिर से ये जो कार्रवाई है उस सवालों के घेरे में है कि आखिरकार ऐसी कार्रवाई का क्या फायदा कि जब आप एक बार फिर से ऐसे लोगों को फिर से कहीं ना कहीं एक कार्रवाई करने के बाद वापस अपने हाथ खींच लेते हैं। तो ऐसी जो कार्रवाइयां होती हैं उन पे लगातार सवाल उठते रहते हैं। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।